चलिए आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, ठीक है ना। आज इसको ख़त्म ही कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। करा कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। हड़प्पा सभ्यता को समझने का आधार यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, उसको कैसे समझते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। करा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी जो उसमें जो लोग लिखे थे उसको हम लोग तो नहीं पढ़ पाए हैं। जब नहीं पढ़ पाए हैं तो कैसे उनके बारे में पता कर सकते थे वो लोग क्या, मतलब कि उनका रहन सहन क्या था। तो इसीलिए जानकारी भौतिक साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है, ठीक है ना। भौतिक साक्ष्य में क्या हो सकता है, ये आपका जो चीज़ जो वो लोग इस्तेमाल करके छोड़ दिए थे, ठीक है ना। भौतिक साक्ष्य में क्या क्या शामिल है, तो मिट्टी के बर्तन शामिल है, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड और औजार, आभूषण, घरेलू सामान, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और ये लोग छोड़ के चले गए हैं। ये वहीं पर ज़मीन में हम लोग को मिली थी खुदाई के समय। इन्हीं के आधार पे हम लोग पता किए उन लोगों के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि जो लिखे थे लिपि में वो तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो कैसे पता चलेगा। देखिए ये लोग तो ये जो हमको सामने दिखा है आपको हम बताए हैं, मृद भांड, आभूषण, ये सब दोस्त। लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी जो जो सड़ गल गई समय के अनुसार, ठीक है ना। किन वस्तुओं का संरक्षण होता था, जैविक पदार्थ, ठीक है ना। कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, ये सभी चीज़ों का लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये समय के अनुसार ये सब मिट्टी में घुल मिल गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं मिला है। ये जल्दी सड़ जाते हैं विशेषकर गर्मी क्षेत्र में, ठीक है ना। गर्म क्षेत्रों में आपको पता नहीं है जिस एरिया में हड़प्पा सभ्यता है उस एरिया में वर्तमान में पाकिस्तान और राजस्थान का एरिया पड़ता है। तो आप जानवे करते हैं इस एरिया में कितना टेम्परेचर आता है, तो ये चीज़ें रहेगी ना रहेगी, ठीक है। तो क्या चीज़ें उधर रहेगा, तो पत्थर रहेगा और जो मिट्टी पका रहेगा वो रहेगा और धातु रहेगा, ये सब चीज़ें बची रहेगी। वस्तुएं क्यों मिलती है, यानी उस एरिया में वस्तुएं क्यों मिलती है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्यों मिलती है, केवल टूटी या अनुपयोग वस्तुएं फेंकी जाती थी। कहने का मतलब ये है कि आप मूर्ति बनाते हैं, ठीक है ना। मूर्ति बनाइए छोड़िए ना, आप कोनो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, घर प्लास्टर ही करते हैं, तो वहाँ पर जब प्लास्टर करते हैं तो उसका सीमेंट का कुछ नीचे उचे गिर जाता है ना, तो ये चीज़ें क्या है, ये अनुपयोग या टूटी फूटी ये सब चीज़ें क्या कर दी, फेंक दी जाती थी या फिर एक जगह पर रख दी जाती थी। यही चीज़ें हम लोगों को मिली हुई है, ठीक है ना। उपयोग वस्तुएं दोबारा इस्तेमाल रिसाइकल होती थी, इसलिए जो बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हुए या तो खो गई थी या फिर बाद में नहीं मिल पाई। निष्कर्ष, कई खोजें सहयोग चांस से मिलता है। कहने का मतलब ये है कि वे लोग बहुमूल्य वस्तु भी मिला है। देखिए कहने का मतलब ये है दोस्त कि वो लोग कुछ भी महंगी वस्तु बनाते थे तो वो रखते होंगे, उसको रखते होंगे ना, तो हो सकता है कि वो लोग वहीं पर रख के छोड़ दिए होंगे, चाहे भूल गए होंगे। आप भी कोनो चीज़ ऐसे करते हैं ना, कभी कभी मोबाइल हाथ में जला देंगे और अपना मोबाइल में खोजेंगे, राती में मोबाइल जला के, तो ऐसे ऐसा होता है। तो वो लोग बहुमूल्य वस्तु को कहीं पर रखते होंगे, छोड़ दिए होंगे, तो ये चीज़ें वहीं पर रखी हम लोग को मिली होगी। हम आपको फोटो दिखाइबो किए थे कि एगो घाड़ा में सिक्का मिला था ना, ये वस्तु वहीं पर रखी थी, ठीक है ना। ये भाग से या चांस से मिल सकती है, तो ऐसे ऐसे खोजेगा तो ना मिलेगी, ठीक है ना। या तो खो गई थी या फिर बाद में नहीं मिल पाई। खोजों का वर्गीकरण क्या है, पूरा वस्तुओं को अलग श्रेणी में बांटना है, ठीक है ना। वर्गीकरण क्या है, यानी जो पूरा वस्तुएं मिलती है उसको अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं। वर्गीकरण के आधार यानी पदार्थों के आधार पर देखिए हम लोग वस्तुओं को बांटते हैं। तो पत्थर होगा, मिट्टी होगा, धातु होगा, अस्थि मिश्र होगा, हड्डी वड्डी होगा और हाथी के दांत होगा, ठीक है ना। और उपयोग के आधार पर औजार, आभूषण, धार्मिक अनुष्ठान वस्तु, ये सब क्या है। हम लोग वहाँ के पदार्थ जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के पदार्थ को दो भाग में बांटे, एक तो पदार्थ के आधार पर और एक उपयोग के आधार पर। कभी एक वस्तु कई कामों में भी उपयोग हो सकती थी। उपयोग कैसे पता करते हैं, आधुनिक वस्तु से तुलना करके, जैसे मन के चौकी, पत्थर के फलक के समय में आता है, यानी हथियार पत्थर के। देखिए पुरातात्विक यह भी देखते हैं कि वस्तु कहाँ मिली है। ये जो भी खोजते हैं वस्तु कहाँ मिली है पता करते हैं, जैसे घर में मिली है कि नाली में मिली है कि कब्रिस्तान में मिली है कि भट्टी में मिली है। एग्जाम्पल में
हड्डी कहाँ मिलेगा? कब्रिस्तान में मिलेगा। भट्टी कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। चाहे ईंटा कहाँ मिलेगा? भट्टी में मिलेगा, चाहे घर में मिलेगा। ऐसे ही चीज़ है। इससे उपयोग का अनुमान लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि जो चीज़ें हम मान लो घड़ा घर में मिलेगा, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि घड़ा जो है ना ये लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। अब हड्डी मिलेगा कब्रिस्तान में, तो हम लोग इसे ये पता कर सकते हैं कि ये लोग लाश को दफनाते थे, ठीक है ना, जलाते नहीं थे। यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, ठीक। ये सामान्य मिलने के आधार पर हम लोग बता सकते हैं। अप्रत्यक्ष साक्ष्य, ठीक है ना, कभी सीधे प्रमाण नहीं मिलते, तब अन्य स्रोतों का सहारा लिया जाता है, ठीक है ना। उदाहरण में कपास के टुकड़े मिले, लेकिन कपड़े के बारे में जानकारी मूर्तियों से चित्रण मिलती है। देखिए कपास का टुकड़ा मिला है लेकिन कपड़ा की जानकारी नहीं मिला है, तो कपड़ा के बारे में कैसे पता चला? तो जो मूर्ति उर्ति है ना, तो वो मूर्ति कपड़ा पहने हुए। आप राजा को देख लीजिएगा, पुरोहित जो राजा है वो अपना सॉल से ना ढका है शरीरिया है, ठीक है ना। इनके आधार पर पता करते हैं। शॉर्ट समरी में रिविजन मार लेते हैं। कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी लिपि से नहीं बल्कि वस्तुओं से मिलती है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? वस्तुओं से मिलती है, लिपि से नहीं मिलती है। यानी जो लिखा हम उसको पढ़ ही ना पाए। जैविक चीज़ों नष्ट हो जाती है, कठोर वस्तुएं बचती है। खोजें अक्सर सहयोग से मिलती है, यानी भाग से मिलती है। पूरा वस्तुओं का वर्गीकरण पदार्थ और उपयोग के आधार पर होता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को समझने में मुख्य आधार क्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता को समझने में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या क्या आधार है? तो साहित्य है, लिपि है, भौतिक साक्ष्य है और मौखिक परंपरा है। ऑप्शन नंबर सी होगा भौतिक साक्ष्य। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया। अगर हड़प्पा सभ्यता को समझने में मुख्य आधार क्या है? साहित्य, लिपि, भौतिक साक्ष्य, मौखिक परंपरा। तो भौतिक साक्ष्य, इसके बारे में साहित्य नहीं कुछ लिखा गया है, लिपि लिखा लेकिन हम पढ़ ना पाए, मौखिक परंपरा को भी सुने ना है। तो भौतिक साक्ष्य है ना, तो भौतिक साक्ष्य हो गया। हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे 4 को, डायरेक्ट आंसर बताइए। कैसे ऑप्शन है तो फिर समय लग जाएगा। करेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है? पूरी तरह पढ़ ली गई है, ये गलती है। आंशिक रूप से पढ़ी गई है, बिल्कुल समझ में नहीं आई है, केवल संस्कृत में है, ये भी ये गलती है। यानी बिल्कुल समझ में नहीं आई। ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु सामान्यतः सुरक्षित नहीं रहती? तो आपकी ये लकड़ी नहीं रहती। ऑप्शन नंबर सी होगा। सीधा लिखाते हैं, नीचे आ जाती है, इधर नीचे आना तो कोई फोन कर देगा ना, तो दिक्कत हो जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती है? तो जैविक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी। पाठ में कहा है अतीत में लोग किन वस्तुओं को फेंकते थे? तो टूटी या अनुपयोग वस्तुओं को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर कह रहा है कि बहुमूल्य वस्तुएं मिलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो भाई साहब वो खो गई थी। 7 नंबर कह रहा है कि पुरातत्व में वर्गीकरण का एक समान आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रयुक्त पदार्थ। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा मौसम। 9 नंबर कह रहा है कि पूरा वस्तु की उपयोगिता कैसी समझी जाती है? तो आधुनिक वस्तु से तुलना करके। 10 नंबर कह रहा है कि संदर्भ से क्या पता चलता है? तो वस्तु का उपयोग। 11 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु कब्र में मिले तो वह क्या हो सकती है? तो धार्मिक या अनुष्ठानिक वस्तु हो सकती है।
बार बार इसको प्रेस करके ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य का उपयोग कब किया जाता है? आंसर होगा सीधे प्रमाण ना मिले। 13 नंबर का है, कपड़ों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो मूर्तियों के चित्रण से। 1 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो भौतिक अवशेष है। 2 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा भौतिक शास्त्र का उदाहरण नहीं है? तो कहानी। 3 नंबर का है कि जैविक पदार्थ नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? जैविक पदार्थ नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। सुनिए ना, काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा करवा देंगे आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा करवा देंगे एगो वीडियो में इस चैप्टर का, ठीक है ना। ऐसे समय बीत रहा है, हमको सिलेबस खत्म करने दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करवा देते हैं, अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे, दूसरे वीडियो में करवा देंगे। संदर्भ का महत्व, ठीक है ना, यहाँ समझते हैं। कह रहा है कि पुरातत्वविदों को वस्तुओं को समझने के लिए सही संदर्भ चाहिए। यानी उदाहरण में हड़प्पा की पहली मुहर को तब समझा गया जब उसका सांस्कृतिक अनुक्रम समझ आया और मेसोपोटामिया से तुलना की गई। हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर मिली थी उसको कब पता कैसे समझा गया? क्योंकि हम लोग को वहाँ पर देखे थे, कहाँ पर देखे थे? हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ पर भी ऐसे मोहरें मिली है। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। तो हमको पता चला। दूसरा बात, हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में जान चुके हैं, लेकिन हड़प्पा के बारे में ना जाने हैं। तो मेसोपोटामिया में इसका साक्ष्य मिला है, मोहर मिला है, तो इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ से लोग सामान का आदान प्रदान करते थे, यानी बिजनेस करते थे, ठीक है ना। व्याख्या की समस्या करेगी। सबसे ज़्यादा समस्या धार्मिक प्रथाओं को समझने में आती है। पुरातात्विक पहले देखो करानी, सबसे ज़्यादा समस्या धार्मिक प्रथाओं को समझने में आती है। यानी धार्मिक मीन्स पुरातात्विक ना पहले देखते थे ना, जो पुरातात्विक को चीज़ें समझ में आती है उसको धार्मिक से जोड़ देते थे, अजीब वस्तुओं को धार्मिक मान लेते थे। जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये शिव वाला जो मुहरवा मिला है जिसमें भगवान शंकर की जैसा मूर्ति बनाया गया है, लोग उसको जब समझ ना पाए ना तब बोल दिया ना कि ये शिव का मूर्ति ऐसे ही बना दिए, ठीक है ना। तो जब पुरातात्विक पहले अजीब वस्तुओं को धार्मिक मान लेते थे, जब इनको कुछ ना उसमें समझ में आता था ना तब बोले थे ये धार्मिक चीज़ें वस्तुओं का। प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य मातृ देवी, यानी आभूषणों से सजी नारी मूर्तियाँ मिली है, इन्हें मातृ देवी माना गया है। एक नारी का फोटो मिला है ना आभूषण से सजा हुआ, तो लोग जो पुरातात्विक है ना उसको बोल दिया ना कि ये मूर्तियाँ जो है ना नारी मूर्तियाँ, ये मातृ देवी, ये देवी है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है ना। ये आपका पुरोहित राजा वाला दुर्लभ पत्थर की मूर्ति मिली है और एक विशेष मुद्रा में बैठा हुआ है, इसे पुरोहित राजा कहा गया है। ये जो मिला है ना इसको पुरोहित राजा बोल दिया गया है। और धार्मिक संरचना में एक जो बड़ा सा ग्रेट बाथ मिला है, यानी महान स्नानघर, उसको धार्मिक माना गया है। और कालीबांगा और लोथल की वेदियाँ अनुष्ठान से जोड़ी गई है। चूल्हा वाला मिला है वहाँ से छोटा मोटा, तो उसको अनुष्ठान से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, कालीबांगा से। और ये जो स्नान घर है ना, जब उसको समझ में आया ना तो ये लोग देखे ना कि ये हाइट पे बना था। ये पहले के बाद ये बना था हाइट एरिया में, हाईटेक एरिया में बना था जहाँ पर बढ़िया बढ़िया लोग रहते थे। तो इसको धार्मिक से जोड़ दिए, बोल दिए कि इधर लोग आते होंगे पूजा पाठ करने, स्नान करने के लिए। देखिए सील, कुछ मोहर पर अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे, प्रकृति पूजा। एक श्रृंगार काल्पनिक जानवर, कह रहा है कि जो मोहर है कुछ तो मोहर पर ना अनुष्ठान के दृश्य बताया गया, जिसमें पेड़ पौधे का चित्र बनाया गया है। इससे क्या पता चलता है कि प्रकृति की पूजा करते थे। और एक सिंघा का बनाया गया, ये काल्पनिक जानवर, इसको अभी देखा नहीं गया है, ठीक है ना। आद्य शिव,
ये आपका मुहर पर एक व्यक्ति का बैठा हुआ है, पॉलिथीन मारकर युग मुद्रा में बैठा है और जानवरों से घिरा हुआ है, तो इसे आदि शिव कहा जाता है। ठीक है ना। लिंग, शंखवार पत्थर को लिंग माना गया है, शिव पूजा से जोड़ा जाता है। जो पत्थर मिला है ना उसको लिंग बोल दिया गया है, लिंग, और बोला है ना कि ये शिवलिंग है, इसी से पूजा शंकर से इसको रिलेट करा है। करा कि व्याख्या की समस्या क्यों, पुरातात्विक वर्तमान से अतीत की ओर सोचते हैं। यह तरीका साधारण वस्तु जैसे बर्तन में ठीक है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों में गलत भी हो सकता है। ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद करा कि ऋग्वेद 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में था। ठीक है ना। और रुद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, रुद्र का उल्लेख मिलता है, रुद्र के बारे में लिखा गया है, और बाद में रुद्र शिव से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। रुद्र को शिव से जोड़ दिया गया, इसीलिए इसको आदि शिव की पहचान में मतलब लोग शक कर दें। यानी ऋग्वेद में रुद्र को शिव समझा गया है और इसीलिए इसको शंकर भगवान से समझ करा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे सबको। अब करेंगे धार्मिक व्याख्या से जुड़ी बातें। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा की एक आकृति रुद्र शिव से जुड़ी हो सकती है। ठीक है ना। जो ये मुहरा मिला है कुछ लोग इसको शिव शंकर भगवान मानते हैं। ऋग्वेद में रुद्र को पशुपति या योगी के रूप में नहीं दिखाया गया है। ऋग्वेद में ना पशुपति या फिर योगी के रूप में कुछ नहीं दर्शाया गया है, इसलिए यह चित्रण पूरी तरह मेल नहीं खाता। अगर ऋग्वेद में पशुपति या फिर शिव का नाम कुछ भी रहता ना तो हम लोग मान लेते कि ये जो मूर्ति है यह शंकर भगवान की मूर्ति है, लेकिन उसमें नहीं इसके बारे में चर्चा किया गया तो लोग कन्फ्यूजन में। कुछ विद्वान इसे समन धार्मिक और साधकी मानते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है। समन उसे कहते हैं जो दूसरी दुनिया से संपर्क करने के शक्ति रखते हैं। ठीक है ना। जादू टोना वाला लोग समन कहते हैं। पुरातत्व की उपलब्धि है। कई वर्षों के शोध से हमें हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर जानकारी मिली है। पुरातात्विक बहुत साल से हड़प्पा सभ्यता के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत से अच्छा जानकारी मिली है। सामाजिक भिन्नताएं को कुछ हद तक समझा गया है। वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक भिन्नता था उसको कुछ समझ में आया है। कहने का मतलब ये आज भी सामाजिक भिन्नता है, समाज ऊंच नीच का है ना, तो वहाँ पर भी ये सब सामाजिक भिन्नता था, तो उसको कुछ समझ गया है। थोड़ा सा सभ्यता की कार्यप्रणाली समझ आया। फिर अगर लिपि पढ़ ली जाए तो अधिक जानकारी मिल सकती है। अगर सामान जो मिला है उसके आधार पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं। अगर वो लिपि क्या लिखा हुआ है, अगर उस लिपि को कोई पढ़ लेगा तो और डिटेल से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब भविष्य में कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसको पढ़ेगा। द्विभाषी अभिलेख मिलने पर भाषा का रहस्यमय सुलझ सकता है। वस्तु की व्याख्या में समस्या है। छोटे पत्रों लाजवर्ड चार्ल्स सेडेनी आदि को कुछ लोग लीग धार्मिक प्रतीक मानते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि ये खेल में उपयोग होने वाले टुकड़े भी हो सकते हैं, यानी एक ही वस्तु की अलग अलग व्याख्या संभव है। अनसुलझे प्रश्न करा कि अब कोई सवालों से के जवाब नहीं मिले। क्या महान स्नानागार धार्मिक स्थल था? हड़प्पा में साक्ष्य कितनी थी? कह रहा है कि साक्षरता कितनी थी? क्या ये जो अब जैसे कि ये कंफर्म नहीं बताया गया है कि ये जो स्नानघर था ना ये धार्मिक स्थल नहीं था, लेकिन पुरातात्विक अपने मुताबिक से साक्ष्य के आधार पर बता दिए कि धार्मिक स्नानघर था। ठीक है ना। और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम क्या था इसके बारे में, और कब्रों में सामाजिक अंतर कम क्यों दिखता है? स्त्री पुरुष संबंध कैसे थे? क्या महिलाएं बर्तन बनाती थी या सिर्फ बर्तन को रंगती थी? अन्य कारीगर क्या काम करते थे? मिट्टी की स्त्री मूर्तियों का उपयोग क्या था? ये सब सुलझा रहा है। प्रश्न कर रहा है कि मिट्टी की स्त्री मूर्तियों का उपयोग क्या था? जो मिट्टी की स्त्री बनाए मूर्ति बनाए तो उसका उपयोग क्या था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चला है, लेकिन अभी भी कई बातें रहस्यमय बनी हुई है। भविष्य में और शोध से नई जानकारी मिल सकती है। हड़प्पा की एक आकृति को किस देवता से जोड़ा गया था? ये आपका शिव होगा। ये आपका खत्म हो गया, थोड़ा सा है।
अब यहाँ पर काल रेखा को समझ लेते हैं, ठीक है ना। समन कौन होते हैं? देखिए, समन ऐसे महिला या पुरुष होते हैं जो विशेष शक्तियों का दावा करते हैं, जादू टोना वाले। और समन की मुख्य विशेषता क्या है? समन के मुख्य विशेषता क्या है? ये लोग क्या कर सकते हैं? तो भाई साहब, जादुई शक्ति होने का दावा करते हैं और इलाज करने की क्षमता रखते हैं, दूसरी दुनिया से संपर्क करने का दावा करते हैं। इनका रोल क्या है? लोगों की बीमारी ठीक करने में मदद करते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करते हैं, आत्मा या अदृश्य शक्तियों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब समय के बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक में पेज नंबर 25 खोलिएगा तो यहाँ पर दिया है आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। करें कि 20 लाख वर्ष पहले, इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, लगभग 20 लाख वर्ष पहले विशेषता क्या था? इस समय का सबसे पुराना काल है, ठीक है ना। और पत्थर के साधारण औजार मिले, मानव शिकारी और संग्राहक था। 20 लाख वर्ष यानी अभी से वर्तमान से जब 2026 चल रहा है तो आज से 20 लाख वर्ष पहले निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है ना। आपके बुक में लिखा है इसको क्या कहते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में क्या होता था? सबसे यह पुराना काल है और पत्थर के औजार मिले, ठीक है ना। मानव शिकार और संग्राहक था और कुछ न था। उसके बाद से आपका मध्य पूरा पाषाण आता है, तो इसका समय लगभग 80,000 वर्ष पहले है, यानी आज से। इसके समय में क्या हुआ था? औजारों में सुधार किया गया था और छोटे और तेज पत्थर के औजार बनाए गए थे। इसमें देखिए, ये वाला में सिर्फ पत्थर के साधारण औजार बने थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ औजार को एथी किया गया, चेंज किया गया। उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आ गया। इसका समय 35,000 वर्ष पहले है। इसकी विशेषता क्या थी? यह उन्नत औजार, ये मतलब कि थोड़ा सा औजार को तेज कर लिए, थोड़ा सा बढ़िया बना लिए और ये गुफा में चित्र बनाने लगे इस समय के लोग। फिर मध्य पाषाण काल आया, इसका समय है 12,000 वर्ष पहले। इसकी विशेषता क्या थी? ये अब हथियार को छोटा बना रहे हैं, ठीक है ना, छोटा औजार बना रहे हैं। शिकार के साथ साथ प्रारंभिक खेती, ये लोग खेती भी शुरू कर दिए हैं। आपका आ गया नव पाषाण काल, ये आपका इसका समय 10,000 वर्ष पहले है। इसमें क्या विशेषता थी? खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। नव पाषाण में खेती और पशुपालन, लोग जानवरों को पोसने लगे थे और खेती करने लगे थे। अस्थायी जीवन, गांव लोग बसाने लगे थे। ताम्र पाषाण आया, इसका समय 6,000 वर्ष पहले। इसकी विशेषता क्या थी? तांबे का उपयोग शुरू हो गया, पत्थर तांबा दोनों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना, मिला के। और हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 ईसा पूर्व है, जो अभी वर्तमान इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका समय बता रहा है। इसकी क्या विशेषता थी? तो विकसित नगर सभ्यता, यानी लोग बसने लगे, नगर बनाने लगे, VIP, ठीक है ना। और पक्की ईंटों के घरों में नालियाँ, व्यापार सभी सब बनाने लगे। आरंभिक लौह काल, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व है। विशेषता क्या थी? इसका लोहे का उपयोग होने लगा इस समय में और महापाषाण सावधान होने लगा। उसके बाद से आरंभिक ऐतिहासिक काल, इसका समय है आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। इसकी विशेषता क्या थी? राज्यों का विकास होने लगा था और लेखन और इतिहास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। सभी तिथि अनुमानित है, अगर क्षेत्रों में विकास अलग अलग समय पर हुआ है। कह रहा है ना कि अलग अलग क्षेत्र में विकास अलग अलग समय पर हुआ है। कह रहा है कि जितने भी तिथि आपको हम बताए हैं, ये वाला, ये 600 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, ये एक अनुमान लगाया गया है, ये इतना हो सकता है। तो ये पूरा तभी अनुमान के मुताबिक बताएं और समय के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर विकास होता गया। तो ये आपका खत्म हो गया, हमको लगता है ये चैप्टर फिनिश, ठीक है ना दोस्त, चैप्टर फिनिश। और इस जब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया तो उसके बाद से इस चैप्टर का पूरा हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपको। ठीक है ना, इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपको बाद में। और इसके बाद से इसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन शुरू करना है ना, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो उसके बाद से चैप्टर 2 शुरू करेंगे, चैप्टर 2 नहीं, इतिहास नहीं, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए खत्म करते हैं।